नाउ हमने आयोनिक रेडिया के बाद अभी हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होती है? तो कोई गैसीय स्टेट 1 मोल ऑफ एन एटम अगर हो गए इन गैसीय स्टेट, ये न्यूक्लियस होगा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इन गैसीय स्टेट जनरली हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और जब 1 मोल की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गैसीय स्टेट, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी लगेंगी, दैट इज ए सिंपल आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्चुअली किस पे डिपेंड होती है? साइज के ऊपर डिपेंड होती है। तो जितनी साइज कम होगी, साइज मतलब एटॉमिक रेडियस अगर कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये याद रखना है। ओके, तो हम देखते हैं अगर साइज के हिसाब से थोड़ा ट्रेंड देखते हैं तो आपको पता है कि साइज ऑब्वियसली डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, क्रोमियम तुम डिक्रीज हो गई। तो ये था 3D सीरीज, ये थी 4D सीरीज, ये थी 5D सीरीज, और यहाँ पे ज़्यादा किलो जूल पर मोल ये वैल्यू दी है आपको यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे कि जिसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज होते जा रही है, थोड़ी, मतलब नॉट मच डिफरेंस, ठीक है, नॉट मच डिफरेंस। वैसे आप अगर देखोगे यहाँ से, अगर आप यहाँ से देखोगे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर तक, यहाँ पे भी इनकी नियरली थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस मिल रहा है आपको, बिकॉज ऑफ ये दोनों हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे। देखो अब 331, 356, 631, 656, 650, 652 किलो जूल पर मोल। तो इनके मैग्नीट्यूड में जो जितना चेंज है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, दैट इज अ वेरी स्मॉल। वैसे आप देखोगे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर तक जाओगे तो इनमें भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई थी, इनमें भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा मैग्नीट्यूड, बट नॉट प्रॉपरली। इनमें प्रॉपरली तब इतना इंक्रीज और डिक्रीज चेंज नहीं मिला। तो ये दोनों फैक्टर कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? दोनों फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड दूसरी बात थी दैट इज द शेल्डिंग, और उसको बोलेंगे हम शेल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करेंगे। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए न्यूट्रलाइज कर देते, इसीलिए हम मान के चलते हैं इनमें थोड़ा बहुत सिमिलरिटी आ गई, किसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बट स्टिल इनमें अगर हम देखेंगे साइज के हिसाब से तो ये प्रॉपरली, मतलब मैग्नीट्यूड कम उनका डिक्रीज हुआ साइज में, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी कांस्टेंट रही, ऐसे मान के चलते हम। ओके, और सडनली लास्ट एंड ऑफ द सीरीज क्या हुआ, हमको पता ही है, साइज बढ़ गई, ठीक है, साइज बढ़ गई, ठीक है, मगर पर यहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन था, D10 के कारण स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट जाएगा। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक की एट द एंड ऑफ हाई थी। और दूसरी बात, अगर मैं क्रोमियम की बात करूंगा, कॉपर की, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी था, सेकंड मतलब क्रोमियम +1 की बात होती है, कॉपर +1 की बात होती है। तो D5 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका D10 होगा कॉन्फ़िगरेशन। अगर इनमें देखोगे आप तो एक्चुअली D5 द हाफ फील्ड कौन था, और ये फुल फील्ड था, फुल फील्ड ऑर्बिटल थे, दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थे, स्टेबल। तो इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाई रहेगी बिकॉज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट में तो जो ट्रेंड था नॉर्मली वो तो आपको मिलेगा, पर सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्रोमियम +1, कॉपर +1 की आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्टेड से ज़्यादा मिली बिकॉज ऑफ द D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन मिला। ओके, सेम ट्रेंड अगर आप देखोगे, अगर मैं डाउन द ग्रुप, ट्रेंड तो सीरीज में सेम फॉलो होगा, अगर डाउन द ग्रुप जाता हूँ तो आयोनाइजेशन एनर्जी का भी कम होगी, बिकॉज हमने देखा है साइज के हिसाब से। मतलब अगर मैं 3D और 4D की बात करूँगा, 3D और 4D में 4D की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा मिली, 4D की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा मिली देन 3D। ओके, नाउ व्हाई दिस हैपन, सॉरी फॉर दिस हियर, मैं बोलूँगा कि 3D की आयोनाइजेशन एनर्जी, 3D की आयोनाइजेशन एनर्जी, 4D की आयोनाइजेशन एनर्जी की बात अगर हम करते हैं तो नाउ हियर दिस आयोनाइजेशन एनर्जी it is the most important to us.
तो 3D और 4D में क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 3D की एक्सेप्टेड से ज़्यादा होगी, मगर 5D की बात करेंगे तो 4D से 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो 5D में क्या हुआ, साइज तो क्या हुआ, साइज तो सेम था, किस में, इसके साथ 4D के साथ। 5D और 4D की साइज तो सेम थी, बट इनका एटॉमिक नंबर जो था बाय 32 यूनिट से इंक्रीज हुआ था, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 5D का ज़्यादा था। क्योंकि पता है आपको, इनमें अगर आप देखोगे, इनमें अगर 32 का डिफरेंस आएगा एटॉमिक नंबर में, तो ऑब्वियसली इनका एटॉमिक नंबर हायर देन दिस एटॉमिक साइज, दिस एटॉमिक नंबर 4D से। इसीलिए क्या हुआ कि 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा थी किससे, 4D से, बट स्टिल कि 3D की आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्टेड ज़्यादा थी देन 4D। तो 4D की आयोनाइजेशन एनर्जी कम थी इस तीनों सीरीज में अगर बात करेंगे तो हम। ओके, सेकंड चीज़, अगर आप देखोगे, हम अगर बोलते हैं कि आपको पता है ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट थे ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली एस ब्लॉक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, पी ब्लॉक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखने होगा प्लीज़ लास्ट वीडियो देखिएगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अभी देखो, तो अगर हम एक बात करेंगे, इसमें जो थे, जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले थे, लो ऑक्सीडेशन मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट जिनके रहेंगे वो आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे इस सीरीज के, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जिनके रहेंगे वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। बिकॉज ऑफ द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ये जो सीरीज थे ये किनके बीच में थे, एस ब्लॉक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और पी ब्लॉक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में थी। तो एक सिंपल सा ट्रेंड था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इस टाइप से ट्रेंड हुआ। तो हम आज यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और नए कैरेक्टर लेके आएंगे और नए कंसेप्ट लेके आएंगे जो कि आपको इस डी और ए ब्लॉक के कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ओके, तो प्लीज़ लास्टली सब्सक्राइब कीजिए।